हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दीपक JCERT एंड NCERT के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर नंबर पहला देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर का पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट यानी कि इसका और एक पार्ट बनेगा जो कि अगला वीडियो होगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या पूछा है प्रश्न में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए, इसका उत्तर को हम सफ़ेद रंग से लिखें क्योंकि प्रश्न को हम काला रंग से लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आपको सुविधा होगा। उत्तर क्या कहता है कि वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से उदाहरण की सहायता से समझेंगे। और एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, देखिए क्या कहता है उदाहरण में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो गैस है ये ज्वलनशील गैस है, यानी कि जब ये ज्वाला के पास जाता है या आग के पास जाता है तो तेजी से जलता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके जो जल बन रहा है वो ज्वलनशील गैस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो आग को क्या करता है, बुझा देता है। तो दोनों का गुणधर्म क्या है, अलग अलग है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया किया तो जल का निर्माण किया। तो जल का निर्माण किया तो जल का गुणधर्म और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुणधर्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। यही बात डेफिनेशन में बोला है कि नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए, जल का निर्माण हुआ जो कि नया पदार्थ है और नया गुणधर्म वाला है, ठीक है। इसका हम उदाहरण और भी देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। और इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना, ठीक है। जब लोहे में जंग लगता है तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसका और भी उदाहरण है जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है दूध से दही का बनना, ठीक है। जो दूध रहता है वो जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो फिर दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं और इसका जो गुणधर्म होता है बदल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसका और भी उदाहरण है किसी भी रासायनिक पदार्थ का जलना, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप समझ गए। चलिए हम अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। पहला नंबर के क्या है, तापमान में परिवर्तन। देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तापमान में परिवर्तन होगा। जैसे कि आप अगर बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि मार्केट से जो आप चूना लाते हैं बाजार से, उस चूना को जब आप पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि उसको पानी के साथ घोलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो जिस बर्तन में आप पानी रख के घोलेंगे वो बर्तन पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो वहाँ भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, तापमान में परिवर्तन। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था, देखिए मान के चलिए कि H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो H2O यानी कि जल बनाता है। तो देखिए, H2 और O2 दोनों गैस है और H2O जो है वो जल है यानी कि द्रव है, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया होने से। तीसरा दिया गैसों का उत्सर्जन, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से गैसों का उत्सर्जन होता है। देखिए, इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको केवल थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसका एग्जाम्पल है कि जब आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर Fe यानी कि लोहा को मिलाएंगे तो लोहा क्या करता है, H2 से ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण, ठीक है, SO4 के साथ स्थापित हो जाता है और उत्पाद में क्या बनता है, FeSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर रंग में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में जरूर से परिवर्तन होगा। जैसे कि जब लोहा में जंग लगता है तो आप लोग देखते होंगे कि लोहा में जंग लगने के साथ ही उसका जो रंग है वो भूरा हो जाता है, थोड़ा लाल टाइप से भूरा हो जाता है, मिट्टी कलर से हो जाता है, ठीक है। तो रंग में क्या हो गया, परिवर्तन। इसी प्रकार से आप रंग में परिवर्तन का और भी उदाहरण समझ सकते हैं एग्जाम्पल से अपने किताब को देखकर। अगर आप किताब नहीं पढ़े तो एक बार उसको पढ़िए, सारा एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है। अब देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। सबसे पहला सवाल है कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। देखिए, अभिकारक किसको बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और अभिकारक को हमेशा जो तीर चिन्ह होता है समीकरण का उसके बाईं ओर लिखा जाता है
उसी तरह से अगला सवाल देखिए, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होगा और इसके बाद जो भी उत्पाद बनेगा, सॉरी जो भी पदार्थ बनेगा उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक अच्छे उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम उदाहरण लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरोदेन, जल। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है, क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जल यहाँ पर उत्पाद है, क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जल का निर्माण हो रहा है। अभी अभी हम पढ़ें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे और उसको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा गया है। ठीक है, और ये अभिकारक है। और अभिक्रिया के पश्चात क्या बना है? जल, यानी कि जल मेरा उत्पाद है और इसको तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो तीर चिन्ह होता है ठीक ऐसे ही होता है, इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तीर चिन्ह हमेशा सीधा ही होता है, पूंछ की तरफ हमेशा अभिकारक रहेगा और जो माथा है उधर रहेगा हमारा उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे इस समीकरण को। तो चलिए अब हम समझते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को। क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए प्रश्न में पूछा है कि रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को संकेत के रूप में हम लिख लेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है और उत्पाद यहाँ पर जल है, तो तीनों चीज़ को जब हम यहाँ लिख लिए संकेत के रूप में तो यही मेरा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, और जो ऊपर में लिखे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरोदेन, जल, जो शब्द में लिखे हैं उसको हम लोग शब्द समीकरण बोलते हैं। जब शब्द समीकरण को हम लोग संकेत के रूप में लिख लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ऊपर का डेफिनेशन एकदम प्योर डेफिनेशन है। ठीक है, कि अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक संकेत के रूप में लिखना। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन को H2 लिखे हैं। अगर हम हाइड्रोजन द्विपरमाणुक तत्व है इसलिए इसको 2 लगाए हैं, अगर नहीं रहता तो 2 नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक तत्व है इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाए हैं। और एरोदेन क्या बना है? जल। तो देखिए जल H2O होता है सूत्र, ठीक है, जल का। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है, जो भी अभिकारक और उत्पाद है उसको संकेत के रूप में लिखना है रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब हम समझेंगे कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, देखिए संतुलित का मतलब होता है बराबर, और बराबर रासायनिक समीकरण को हम समझाते हैं आपको आसान तरीके से। पहले इसका डेफिनेशन पढ़िए कि जब अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों ओर अणु और परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या मतलब है इसका कहने का? कि जब अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों ओर, यानी कि जिधर अभिकारक है उधर और जिधर उत्पाद है उधर, दोनों तरफ अणु का संख्या और परमाणु का संख्या बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर C है यानी कि कार्बन है। ठीक है, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 है। एरोदेन क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से तो पता चलेगा कार्बन यहाँ कितना है? अभिकारक की तरफ यानी कि बाईं तरफ 1 है, और इधर कितना है? उत्पाद की तरफ 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन को अगर आप देखिएगा 2 है, और इधर आप देखिएगा 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो ये जो समीकरण है संतुलित है, इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण संतुलित या तो फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जितना कार्बन इधर उतना कार्बन उधर भी, जितना ऑक्सीजन इधर जितना ऑक्सीजन उधर भी। ठीक है, यही है मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि यह रासायनिक समीकरण संतुलित ना होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है, लेकिन शब्द के रूप में नहीं होना चाहिए, संकेत के रूप में होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। तो अब हम समझेंगे कि कंकाली समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, और अब बिना संतुलित वाला समीकरण का उदाहरण लेंगे और उसको संतुलित करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। देखिए क्या लिखे हैं? H2 प्लस O2 एरोदेन H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरोदेन जल। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो H2 मतलब हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। O2 यानी ऑक्सीजन के कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु है। और एरोदेन के बाद आप देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन कितना परमाणु है? कुछ नहीं है, तो 1 परमाणु है। ठीक है, जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ 1 रहता है। ठीक है, इसी को हमको संतुलित करना है। हाइड्रोजन 2 गो है इधर अभिकारक के रूप में, और ऑक्सीजन 2 गो है अभिकारक के रूप में, लेकिन उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन 2 गो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कितना है? तो ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, तो हमको ऑक्सीजन यहाँ कितना करना होगा? 2 करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है,
और ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। जो 2 है वो दोनों से गुना होगा, हाइड्रोजन के पास कुछ भी 1-2 है तो उससे भी गुना होगा, तो हाइड्रोजन के पास 2 है इससे गुना हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, ठीक है। और 1 से गुना होगा 2 तो 2 ही रहेगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन इधर क्लियर है। अब फिर से एक बार देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 ही ग्रो है, ठीक है, अभिकारक के रूप में। तो यहाँ पर फिर से अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 दूनी हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ जो भी 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे ये गुना होगा नीचे वाला से, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया। और ऑक्सीजन भी अब 2 है और ऑक्सीजन भी इधर 2 है। यही वाला है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण यहाँ पर लिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका समीकरण लिखे हैं Mg+O2 एरो देन MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जब आप संतुलित करेंगे इसको तो सबसे पहले देखेंगे आप अभिकारक की तरफ क्या क्या है, ठीक है। तो अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम है जिसके पास केवल एक परमाणु है, कुछ नहीं है तो क्या एक है। यही बात अगर आप देखेंगे उत्पाद की तरफ तो मैग्नीशियम एक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे अभिकारक में ऑक्सीजन को तो यहाँ पर इसके पास 2 परमाणु है, लेकिन उत्पाद में देखेंगे तो उत्पाद में एक ही परमाणु है। तो सबसे पहले अब हमको मैग्नीशियम को छोड़ के ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए MgO यानी कि पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम लोग 2 लगाएंगे, ठीक है। जब हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो 2 है और इधर अभिकारक में भी 2 है। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए फिर से हम मैग्नीशियम में अभिकारक की तरफ 2 लगाएंगे। तो अब देखिए फिर से आप मैग्नीशियम यहाँ 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और इधर देखिए 2 जो है मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीशियम भी और ऑक्सीजन भी दोनों संतुलित हो गया। अब हम चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन अपचयन की अभिक्रिया या इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो सभी अभिक्रियाओं को हम परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को। तो अब देखिए संयोजन अभिक्रिया का सारा जानकारी आपके पास है अब, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेगा, यानी कि जुड़ने वाला पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जुड़ने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा एक होगा, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि H2+O2 एरो देन H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो देन जल, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 को अभिकारक मिला है और जल एक ही चीज़ बना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह से देखिए नीचे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 चीज़ मिला है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एगो चीज़ बना है, ठीक है, एगो उत्पाद बना है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 चीज़ जुड़ के केवल एगो चीज़ बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, यानी कि परिभाषा कहता है कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए अपघटित होना यानी कि टूटना दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहता है कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी एक अभिकारक, ठीक है, कोई भी एक अभिकारक टूटता है, ठीक है, और टूट करके या तो 2 उत्पाद बनाएगा या तो 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O यानी कि जल। जब जल को हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक अभिकारक यानी कि जल 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट गया, यानी कि उत्पादों में टूट गया H2 और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, दोनों गैस है, ठीक है, टूट गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप NCERT साइंस बुक का पेज नंबर 10 में दिया गया क्रियाकलाप 1.7 को अच्छे से पढ़कर जान सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं स्थापित हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं जाके बैठ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है कि Fe प्लस CuSO4 एरोदेन FeSO4 प्लस Cu। पहले सबका नाम जान लीजिए आप। Fe मतलब फेरस, ठीक है, फेरस, और ये अभिक्रियाशील ज़्यादा है किससे, Cu यानी कि कॉपर से। और यहाँ पर है यौगिक CuSO4 का एक यौगिक है, ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट का। तो जब कॉपर सल्फेट का यौगिक में, ठीक है, यानी कि विलयन में Fe का मतलब है लोहा को डाला जाता है, तो लोहा क्या करता है, Fe क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील Cu को उसके स्थान से हटा देता है और अपने आप जाके उसके स्थान पर बैठ जाता है और बनता क्या है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ है कि जो लोहा है वो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके स्थान से हटाया है और SO4 के साथ बैठ गया है। ठीक है, SO4 के स्थान Cu का स्थान ले लिया है SO4 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अभी तक हम जितना भी अभिक्रिया बताए हैं और उसका समीकरण बताए हैं, बहुत सारा समीकरण को हम संतुलित नहीं किए हैं। अगर आप संतुलित करना अभी तक नहीं सीखे हैं तो हमारा एक प्रोफेशनल वीडियो है जिसमें हम संतुलित करने के लिए आपको सिखाए हैं कलम और कॉपी में। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए कि हम किस प्रकार से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया का बाद जो दूसरा प्रकार है उसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको ध्यान से समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब संयोजकता। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो भी अभिकारक रहेगा, इन अभिकारकों के बीच जो भी आयन रहेगा उसका आदान प्रदान होगा। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, उदाहरण लिए हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 एरोदेन NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, देखिए Na का मतलब है सोडियम और SO4 का मतलब है सल्फेट, और Ba का मतलब है बेरियम और Cl का मतलब है क्लोरीन। तो देखिए Na जो है उसका चार्ज होता है +1, ठीक है, और SO4 का चार्ज होता है -2। उसी प्रकार से Ba का चार्ज होता है +2 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। ठीक है, तो जब दोनों अभिक्रिया करता है Na2SO4 और BaCl2 तो बनाता है NaCl बनता है। तो Na जो है अपना चार्ज को दे देता है क्लोरीन को, क्योंकि इसका एक प्लस चार्ज में होता है और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। तो Na क्या करता है, अपना चार्ज को देता है, ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, Na से अपना चार्ज को लेता है। तो Na क्या हो गया, धनायन। ठीक है, यानी कि Na हो गया आपका प्रदान करने वाला, यानी कि Na प्रदान किया, और Cl क्या किया, आदान किया। ठीक है, यानी कि लिया। उसी प्रकार जब आप देखेंगे Ba का चार्ज होता है +2 और SO4 का चार्ज होता है -2, तो Ba क्या करता है, अपना +2 को SO4 को दे देता है, और SO4 क्या करता है, Ba से +2 को ले लेता है और अपना कक्षा को पूरा कर लेता है। इस प्रकार से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं कि जो भी अभिकारक रहता है उन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए अब हम एक नए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है प्रश्न कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। दोनों चीज़ एक ही है, उपचयन अपचयन या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको उपचयन को और अपचयन को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले उपचयन को समझते हैं। उपचयन का मतलब क्या है, कहता है कि जब ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा उसी को हम लोग उपचयन बोलते हैं। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं। फिलहाल हम उपचयन को पहले समझते हैं। देखिए उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या तो फिर हाइड्रोजन का घटना, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो फिर हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए C+O2 एरोदेन CO2, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरोदेन कार्बन डाइऑक्साइड।
तो C मतलब कि कार्बन है और कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। तो ये है उपचयन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि हमारा जो दैनिक जीवन में रखा गया लोहा का पदार्थ है या लोहा का जो वस्तु है वो संक्षारित हो जाता है, तो क्या इसमें भी उपचयन होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है लोहा के साथ, ठीक है। फिर विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता मतलब क्या, तेलीय खाद्य पदार्थों का खराब होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे अपचयन। तो चलिए हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। क्या कहता है कि जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ जस्ट उल्टा है उपचयन का अपचयन में, ठीक है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग होता था, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा है ये वाला, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों में से कोई एक ही काम होगा, ठीक है। या तो ऑक्सीजन का योग ये ह्रास होगा या तो हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखे हैं CuO+H2 एरो देन Cu+H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एरो देन कॉपर प्लस जल, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड में क्या क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन है। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया किया तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा। कॉपर बचने का मतलब क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन घट गया। तो जब ऑक्सीजन घटता है उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो यही अभिक्रिया एकदम से सटीक है अपचयन अभिक्रिया के लिए कि क्या है, ऑक्सीजन का घटना और या हाइड्रोजन का बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है घटा है किस में, Cu में, ठीक है। देखिए Cu में नहीं, सॉरी CuO में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो क्या बना, कॉपर बना, ठीक है। यहाँ पर अपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए समझते हैं हम अपचयन उपचयन या तो फिर रेडॉक्स को। चलिए अब हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना बहुत आसान है। क्या होता है कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जब एक ही बार होने लगे उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए नीचे जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो अपचयन में भी लिखे थे, ठीक है, और इसमें भी होगा। देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, दोनों अभिक्रिया जब करता है तो CuO यहाँ पर है और देखिए जब उत्पाद बनता है एरोदेन के बाद तो सिर्फ Cu बचता है। तो CuO का क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो CuO क्या है, बन गया, Cu बन गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। अब देखिए इधर अभिकारक में सिर्फ H2 था और जब उत्पाद बना तो H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जाके जुड़ गया हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको क्लास 10th का साइंस का कंटेंट अच्छा लगा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस का ऑल ओवर कंटेंट हम इसी चैनल पर आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है।